लेक्चर 101 नैनी का नया कॉलेज। नवीन उठा और फ्रेश होकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। कादम्बरी उसका नाश्ता लेकर कमरे में आई। नवीन तब तक तैयार हो चुका था। नवीन, चल जल्दी से आकर नाश्ता कर ले, उसके बाद ऑफिस चले जाना। मैंने तेरा लंच भी बनाकर पैक कर दिया है। मॉम, ये सब करने की क्या जरूरत थी? ऑलरेडी आप पूरी रात सोई नहीं हो, जाकर आराम करती। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मॉम, आपको क्या लगता है आप नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? आप पूरी रात मेरे पास बैठी हुई थी। पूरी रात जगने के बाद आपको आराम की सख्त जरूरत है। प्लीज आप जाकर आराम कीजिए। मैं ठीक हूँ बेटा। नहीं मॉम, आप ठीक नहीं हो, प्लीज आप जाकर आराम कीजिए। आप मेरा फिक्र बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं ठीक हूँ, पर अगर आप ठीक नहीं रहोगी तो मैं भी ठीक नहीं रह पाऊंगा। प्लीज आप जाकर आराम कर लीजिए। और हाँ, नैनी से कह दीजिए कि मैंने उसका एडमिशन दूसरे कॉलेज में करवा दिया है और अपना एक आदमी यहाँ छोड़ दिया है, उसे वो कॉलेज ड्रॉप कर देगा। बाकी कोई और डल ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर तू पहले मेरे आंखों के सामने अपना नाश्ता कर, उसके बाद मैं आराम करने जाऊंगी। नैनी से भी कह दूंगी। पर तू नैनी का कॉलेज क्यों चेंज करवा दिया? बस ऐसे ही। वो कॉलेज उतना बढ़िया नहीं था, ये कॉलेज ठीक है। और आपको नैनी का स्वभाव तो पता ही है, कितनी जिद्दी और गुस्सैल है। तेरी तरह है, तू भी तो उतना ही गुस्सैल है। कादम्बरी मुस्कुराते हुए बोली। मॉम, कभी कभी मुझे उसके लिए चिंता होने लगता है। ऐसे कैसे एडजस्ट करेगी वो? थोड़ा सा उसे अपने अंदर सहनशीलता लाना होगा। सब हो जाएगा, मैं हूँ ना। चल अब तू नाश्ता कर, मैं उसे मैसेज कर देती हूँ। मॉम, मैं नाश्ता कर लूंगा, आप जाओ ना। जाकर आमने सामने बोल दो। बिल्कुल भी नहीं, जब तक तू नाश्ता नहीं करेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। चल अब नाश्ता कर। अच्छा ठीक है, नवीन मुस्कुराते हुए बोला। इधर नैनी अपना फोन चेक की तो उसमें कादम्बरी का मैसेज था, जिसे पढ़कर वो गुस्से से बौखला उठी। ये आपने ठीक नहीं किया भाई, आपने मेरा कॉलेज चेंज करके बिल्कुल भी सही नहीं किया। अब आप देखो मैं नए कॉलेज में कैसे हड़कंप मचाती हूँ, फिर आप खुद ही मुझे इस कॉलेज से हटाओगे। नैनी गुस्से से ये सब सोच रही थी। कुछ ही देर में वो तैयार होकर बाहर आई। आज उसका पूरा मूड खराब था। बिना नाश्ता किए ही अपना बैग लेकर जाने लगी, तभी कादम्बरी पीछे से आवाज दी। नैनी, बिना नाश्ता किए कॉलेज नहीं जा सकती, चलो आकर नाश्ता करो। मॉम प्लीज, एक तो मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, उस पर से आप खराब मत करो। अगर आपको नाश्ता करवाना है तो जाकर अपने लाडले को करवाए, उन्हें भूख ज्यादा लगी होगी, मुझे नहीं। गुस्से से ये सब बोलते हुए नैनी बाहर चली गई। कादम्बरी वहाँ खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। आज घर आ तू, फिर तुझे बताती हूँ बदतमीजी होती क्या है। सर पर चढ़ा दिया था नवीन ने तुझे, इसलिए इतना बदतमीज हो गई है। नैनी गुस्से से आकर कार में बैठ गई। नवीन ने जिस आदमी को नैनी के लिए छोड़ा था कॉलेज ड्रॉप करने के लिए, नैनी के कार में बैठते ही वो भी आकर ड्राइवर वाले सीट पर बैठ गया। नैनी गुस्से से जल रही थी। तभी वो आदमी अपने होठों पर स्माइल लिए बोला, आज आप बहुत गुस्से में हो। वैसे नए कॉलेज के कांग्रेचुलेशन नैनी राठौर। जस्ट शट अप इडियट, ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब है, तुम अपनी बकवास से मेरा दिमाग और खराब मत करो। नौकर हो तो नौकर की तरह रहो। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आपका नौकर नहीं हूँ, राठौर इंडस्ट्रीज का एम्प्लॉय हूँ। राठौर इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं। मुझ में कोई तो स्किल होगा जो आपके भाई ने अपनी पूरी अकाउंट मुझे सौंप दी है। कब कितने पैसे किस एम्प्लॉय को देना है, ये सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। हाँ तो मैं क्या करूँ, वो तो मेरे भाई के नौकर ही, फिर इतना एटीट्यूड क्यों? मेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है, एटीट्यूड तो तुम्हारे अंदर है। मैं तो बस तुम्हें कांग्रेचुलेशन बोल रहा था। तभी नैनी की नजर गाड़ी में लगे मिरर पर पड़ी, जिसमें उस आदमी का चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसका चेहरा देखकर नैनी के होश उड़ गए। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नैनी अभी इतना ही बोली, तभी वो कार स्टार्ट कर फुल स्पीड के साथ कार लेकर चल पड़ा। नैनी थोड़ा घबरा गई। आर्यन गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। अब ये गाड़ी तभी रुकेगी जब तुम्हारा कॉलेज आएगा। वैसे नवीन सर ने तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मुझे ही दी है। वैसे उनका पूरा अकाउंट भी मैं ही संभालता हूँ, तो मुझे पता है कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस। बट डोंट वेरी, आर्यन कभी किसी के भरोसे को नहीं तोड़ता है। नवीन सर के भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा, पर तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करने वाला हूँ। अगर तुमने कुछ भी नवीन सर से बताने की कोशिश की, उसी पल मैं तुम्हारा और मेरा वीडियो पूरा लाइव दिखा दूंगा उन्हें। आर्यन की बातें सुनकर नैनी के होश उड़ गए। वो मन ही मन, अगर ऐसा हुआ तब तो नवीन भैया मुझे जिंदा जमीन में दफना देंगे, और अगर जिंदा छोड़ भी दिया तो इस कुत्ते से मेरा शादी करवा देंगे। ओ माय गॉड, क्या करूं मैं? नैनी ये सारी बातें सोचकर परेशान हो रही थी। आर्यन मेरे से उसका परेशान चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक कार रुका। नैनी हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखी। चलो उतरो, तुम्हारा कॉलेज आ गया। आर्यन की बातें सुनकर नैनी डरते हुए कार से बाहर आई।
नैनी, अच्छे से पढ़ाई करना, इस बार इस कॉलेज में फेल मत होना, वरना इसके बाद तुम्हारा कॉलेज चेंज नहीं होगा बल्कि तुम्हारी पढ़ाई छुड़ा दी जाएगी। सो अच्छे बच्चे की तरह जाकर अपनी पढ़ाई करो। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला। नैनी गुस्से से बिना कुछ बोले कॉलेज के अंदर चली गई। जब 102 दादी माँ ने नवीन को थप्पड़ मारा। नैनी गुस्से से कॉलेज के अंदर चली गई। आर्यन उसे जाते हुए देख रहा था और मन ही मन, नैनी राठौड़, आज भले ही मैं तुम्हारे पीछे आया हूँ यहाँ तक, पर एक दिन तुम मेरे पीछे आओगी, ये वादा है आर्यन बजाज का। ये सोचते हुए आर्यन आकर कार में बैठ गया और वापस अपनी कार मोड़ लिया। इधर नवीन ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था, तभी उसके सामने दादी माँ और खुशी आकर खड़ी हो गई। नवीन हैरानी से उन्हें देख रहा था। तभी रेहा और शिखा भी अपने कॉलेज जाने के लिए अपनी किताबें और बैग लिए बाहर निकल रही थी। सामने का नजारा देखकर वो दोनों रुक गई। शिखा आज बहुत दिनों बाद कॉलेज जा रही थी। अंदर ही अंदर बहुत घबराई हुई थी। उसे डर था कि कहीं कॉलेज से उसके घर तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच ना जाए कि शिखा प्रेजेंट है। अगर ऐसा हुआ तब तो उसके कातिल तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। इतने दिनों से बहुत ही मुश्किल से रेहा ने सब कुछ हैंडल किया था, बट अब उसके सेकेंड ईयर के एग्जाम होने वाले थे तो उसका कॉलेज जाना जरूरी था। यार डर मत, मैं हूँ ना, मैं डीन से रिक्वेस्ट करूँगी कि तुम्हारे घर तक कोई इन्फॉर्मेशन न पहुँचे। यार अगर डीन नहीं माने तो तुझे तो पता है ना वो कितने खड़ूस है। डोंट वेरी, डीन मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे भरोसा है कि वो मान जाएंगे। फिर तू आराम से अपने चेहरे पर मास्क लगा लेना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बट यार मेरे पापा ने हर जगह मेरी पोस्टर्स लगवाई थी गुमशुदगी का, कॉलेज तक ये बात पहुंच गई होगी, मुझे देखते ही वो सभी तुरंत मेरे पापा को कॉल करके सब कुछ बता देंगे। यार तू परेशान क्यों हो रही है? इतने दिनों से मैं तेरा अटेंडेंस बनवा रही हूँ प्रोसेसर को पैसे देकर, सब यही जानते हैं कि तू मिल चुकी है, कोई इन्फॉर्मेशन तेरे घर तक नहीं पहुँचेगा। सबको मैंने बता दिया था कि शिखा मिल गई है, बस उसकी तबीयत खराब है इसलिए कॉलेज नहीं आ रही है। कोई भी उसके घर कॉल करके उसके फैमिली को परेशान नहीं करेगा। ऑलरेडी उनके घर के सभी लोग अपनी बड़ी बेटी के मौत के गम में डूबे हुए हैं, सब मेरी बातों पर यकीन कर लिए। यार अगर उसके आदमी कहीं मेरे कॉलेज में पता करने आया हो तो ये मास्क तू लगा कर घूमना, बाकी मैं डीन से बात कर लूंगी। ज्यादा कर तू अपना चेहरा छुपा कर रखना, बाकी मैं संभाल लूंगी। तेरे भरोसे मैं चल रही हूँ, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं होगा, भरोसा रख। रेहा और शिखा के बीच यही सब बातें हुई थी और दोनों अपना अपना बैग लेकर कमरे से बाहर निकल रही थी। तभी सामने नवीन और दादी माँ। खुशी को देखकर वो दोनों रुक गई। नवीन हैरानी से, गुड मॉर्निंग दादी माँ। गुड मॉर्निंग बेटा, सुहाना कहाँ है? सुहाना का नाम सुनते ही नवीन खामोश हो गया। नवीन भैया, दादी माँ कुछ पूछ रही है, कहाँ है सुहाना भाभी? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? दादी माँ, मैंने सुहाना को यहाँ से बहुत दूर भेज दिया, अब वो यहाँ नहीं आएगी। नवीन के इतना बोलते ही एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर पड़ी जिसे दादी माँ ने मारा था। नवीन चुपचाप खड़ा था। दादी माँ गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ ली। कहाँ भेज दिया उसे? सुहाना इस घर की बहू है, तेरी पत्नी है वो। मेरे आंखों के सामने तूने उसकी मांग भरी थी, तेरी शादी हुई थी उसे, फिर क्यों उसे इस घर से, इस परिवार से और खुद से दूर कर दिया? जवाब दे, तेरे दिल में थोड़ी सी भी उसके लिए जगह नहीं है? ये सब करते वक्त एक मिनट के लिए भी तेरा दिल पिघला नहीं? दादी माँ के बातों का नवीन के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा था। शिखा और रेहा भी हैरान थी नवीन के इस फैसले से। किसी को उम्मीद नहीं था कि नवीन इतना बड़ा फैसला ले लेगा। अब मैं समझी, नवीन भैया कल हॉस्पिटल में क्यों लगातार रोए जा रहे थे, क्यों इनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे? क्योंकि इन्होंने सुहाना भाभी के साथ गुनाह किया था। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? जवाब दो, सुहाना भाभी के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं है, जवाब दीजिए। खुशी आंसू भरी नजरों से उसे देख रही थी और गुस्से से पूछ रही थी। तभी एक कड़क आवाज सबके कानों में गूंजी। खुशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नवीन से सवाल जवाब करने की? वो तुम्हारा बड़ा भाई है। कादम्बरी गुस्से उन लोगों की ओर बढ़ी। छोटी माँ, सुहाना भाभी को पता नहीं कहाँ छोड़ आए नवीन भैया। क्या वो इस घर के सदस्य नहीं है? उनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती है आप लोगों के बुरे बिहेवियर से? आप लोग बहू और बेटियों में इतना बड़ा फर्क कैसे कर सकते हैं, जबकि आप लोग खुद इस घर की बहू रह चुकी है? फिर आज आप लोग सास बनकर अपनी बहू के साथ इस तरह की बिहेवियर कर रही है। खुशी की बातें सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। कमरे से निकलती हुई सरला उन सब की सारी बातें सुन ली थी। कादम्बरी पर खुशी को चिल्लाता देख सरला गुस्से से वहाँ आई। ओए खुशी, जरा भी तमीज नहीं है, बड़ों से कैसे बात करते हैं? नहीं ताई जी, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, ये सब कुछ आपसे ही सीखा है। जैसा आप सबके साथ करती आ रही हैं वैसे ही सब कुछ सीखते हुए हम सभी उस सीख को आप पर अजमा रहे हैं। क्यों आप लोगों को आपकी दी हुई सीख अच्छी नहीं लग रही है?
बहुत बोल रही है तू। मैं कहाँ बोल रही हूँ, मैं तो वही कह रही हूँ जो आप लोगों ने हमें दूसरों के लिए सिखाया है। आप लोगों को आपकी खुद की दी हुई सीख अच्छी नहीं लग रही है तो सोचे, जो चीज आप लोगों को खुद के लिए अच्छी नहीं लग रही है वो चीज दूसरों को भी तो अच्छी नहीं लगती होगी। जब 103 रीचा की फिक्र। खुशी गुस्से से सरला को बहुत कुछ सुना चुकी थी जिसे सुनकर सभी हैरान थे। खुशी, ये क्या बदतमीजी है, बड़ी जीजी से कैसे बात कर रही हो तुम? पीछे खड़ी नंदनी गुस्से से चिल्लाई, जो रही होकर अपने हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी। नंदनी एक MBBS डॉक्टर थी, इसी बात का उसे बहुत घमंड था। फिर भी वो अपने बच्चों को गलतियों पर डांटती और फटकारती भी थी। नंदनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। खुशी, ये सब क्या हो रहा है? यही सब सिखाया है मैंने। कॉलेज जाने के बजाय बड़ी जीजी से लड़ाई झगड़े कर रही हो, किस बात के लिए? मॉम, नवीन भैया ने सुहाना भाभी को पता नहीं कहाँ ले जाकर छोड़ आए। दादी माँ उनसे पूछ रही है तो वो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। ताई जी और छोटी माँ नवीन भैया की साइड से ही बोल रहे हैं। देखो खुशी, ये पति पत्नी के बीच की बातें हैं, इससे तुम दूर रहो। नवीन और सुहाना के बीच क्या हो रहा है ये उन दोनों के बीच की बात है, और कादम्बरी जीजी है ना इन सब चीजों को सुझाने के लिए। फिर तुम क्यों सबको गलत सलत बोल रही हो? सॉरी मम्मा, बट सुहाना भाभी के साथ बहुत गलत किया गया है। आपने ही सिखाया है गलत के खिलाफ बोलना, फिर अपने ही घर में किसी के साथ गलत हो तो हम कैसे चुप रहें? जो भी हो, घर के बड़े हैं इन सब बातों को देखने सुनने के लिए। तुम जाकर कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाओ। आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ते हुए हॉस्पिटल के लिए निकल जाऊंगी। मम्मा प्लीज, आज मुझे कॉलेज जाने का मन नहीं है, आज मुझे घर पर ही रहने दीजिए। बिल्कुल नहीं, घर पर रहोगी तो मेरे गैर मौजूदगी में सबसे लड़ाई झगड़े करोगी, इसलिए चुपचाप जाकर तैयार हो जाओ। मैं चल रही हूँ तुम्हें कॉलेज छोड़ने। मम्मा प्लीज। नो खुशी, अगर तुमने ज्यादा जिद किया तो मुझे तुम्हारी कंप्लेन तुम्हारे पापा से करना होगा। उनका ही सपना था तुम्हें डॉक्टर बनाने का। वो चाहते थे कि तुम भी मेरे ही जैसे एक अच्छी डॉक्टर बनो। तुम्हारा ये फर्स्ट सेमेस्टर है, अगर कॉलेज जाकर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगी तो डॉक्टर कैसे बनोगी? तुम्हारा भी तो सपना था कि तुम डॉक्टर बनकर सबका फ्री ट्रीटमेंट करोगी, इस सोसाइटी के लिए अपना योगदान दोगी, कादम्बरी जीजी की तरह। ठीक है मम्मा, आप कह रही हो तो जा रही हूँ। खुशी वहाँ से चली गई। नंदनी आगे आकर सरला से सॉरी बोली और वहाँ से चली गई। नवीन अभी तक दादी माँ के सामने बुत बने खड़ा था। नवीन, चुप क्यों खड़ा है? जवाब दे, कहाँ छोड़ आया सुहाना को? दादी माँ, जितनी तकलीफें आप लोगों को सुहाना के लिए हो रही है उतनी ही तकलीफें मुझे भी हो रही है, पर मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे यहाँ से भेजा है। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद वो यहाँ वापस आ जाएगी। जिस मकसद से उसे वहाँ भेजा है उसे पूरा होते ही मैं उसे यहाँ बुला लूंगा। नवीन की बातें सुनकर सभी हैरान थे। मकसद? कैसी मकसद नवीन? बड़ी माँ, नीति भाव भी ठीक हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो उसके बाद वो यहाँ आ जाएगी। कहते हुए नवीन वहाँ से जाने लगा। कादम्बरी भी उसके पीछे पीछे आई। दादी माँ उदास खड़ी थी। सरला उन्हें देखकर मन ही मन, ये मम्मी जी भी ना पता नहीं क्यों बेचैन है उस सुहाना के लिए। अरे गई है तो अच्छी बात है, कम से कम एक मुसीबत तो टली। बेकार का उसे बुलाने के लिए कह रही है। हॉस्पिटल में श्रेया की हालत में पहले से थोड़ी सुधार हुई। रिजत हर वक्त वही उसके पास बैठा रहता। श्रेया के घर वाले भी वहाँ मौजूद थे। जैसे ही श्रेया को होश आया, रिजत के चेहरे पर खुशी आ गई। श्रेया, श्रेया तुम्हें होश आ गया? श्रेया की आंखें खुली तो सबसे पहले उसे रिजत का चेहरा दिखाई दिया। उसके बगल में ही बैठा हुआ था। रिजत, हाँ श्रेया बोलो ना, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। रीचा कहाँ है? रीचा, वो तो घर गई है, प्लीज उसे मेरे पास बुलाओ। बट वो तो सबसे ये बोलकर घर गई है कि आज उसे कॉलेज जाना है। उसके कॉलेज में उसका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है, इसलिए उसका जाना जरूरी है, वरना वो अपनी माँ और बहन को इस हालत में छोड़कर कभी नहीं जाती। श्रेया बेटा, दरवाजे पर खड़ी कुसुम बोली। कुसुम को देखकर श्रेया उठने की कोशिश की। श्रेया तुम लेटी रहो, वरना तुम्हारे हाथों में पेन होगा। रजत, मैं ठीक हूँ। तभी कुसुम उसके पास आई। रजत वहाँ से अलग हट गया। श्रेया बेटा, रीचा कॉलेज के लिए निकली है, घर पर पिया है, मम्मी जी और पापा जी का ख्याल रख रही हैं। तुम्हारे छोटे पापा भी वही है। ताई जी, आप एक बार चाचा जी से बोल दीजिए कि रीचा को घर वो खुद लेकर आए, उसे अकेले न आने दें। पर बेटा, रीचा तो हमेशा से ही कॉलेज अकेले ही आती जाती है। बड़ी माँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि रीचा के लिए जल्द से जल्द सिक्योरिटी का प्रबंध किया जाए। रीचा अपने कार में बैठी फोन पर किसी से बातें कर रही थी। ड्राइवर कार कॉलेज लेकर जा रहा था। हाय जय, मैं कॉलेज आ रही हूँ। हाय रीचा, बहुत दिनों बाद आ रही हो कॉलेज। क्या करूँ यार, घर में इतनी प्रॉब्लम है कि बता नहीं सकती। एग्जाम है इसलिए आ रही हूँ, वरना पीछे हो जाऊंगी। इट्स ओके रीचा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक मुझे बताना।
हाँ जय, तुमसे नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी। खैर हम लोग कॉलेज पहुंचने ही वाले हैं, जल्दी से तुम बाहर आ जाओ। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हुआ है? अभी आया। उसकी बातें सुनकर रीचा मुस्कुरा दी। तभी उसकी कार कॉलेज के गेट के सामने आकर रुकी। ड्राइवर जल्दी से आकर दरवाजा खोला, जिसमें से रीचा बाहर आई। ब्राउन कलर का टॉप और ब्लैक जीन्स, हाथों में स्मार्ट वॉच, कानों में छोटे छोटे बूंदे, गोरा चिट्टा चेहरा, गुलाबी होंठ, कजरारी आंखें, गले में पेड़, बाल लंबे जिन्हें पोनीटेल किया हुआ था। रीचा अपने और बहनों के जैसे ही बहुत ही खूबसूरत थी। रीचा को देखते ही जय भागते हुए आकर उसे हक कर लिया। जब 104 रीचा और नैनी का आमना सामना। रीचा अपने कार से बाहर आई। जय कॉलेज के गेट पर ही खड़ा था। जैसे ही रीचा को देखा तो दौड़ते हुए जाकर उसके गले लग गया। कैसी हो रीचा? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। आज इतने दिनों बाद तुम कॉलेज आए हो, तुम्हें देखकर दिल खुश हो गया। मेरा भी। पता है जय, दी और मॉम बहुत ही बुरी कंडीशन में है। उन्हें छोड़कर आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर एग्जाम के वजह से आना पड़ा। खैर छोड़ो ये सब, जल्दी से अंदर चलते हैं। कहते हुए रीचा अपना बैग संभालते हुए कॉलेज के अंदर एंटर की। जय भी उसके साथ ही था। जय बहुत ही अच्छा लड़का था। वो हमेशा से ही रीचा का बेस्ट फ्रेंड रहा है। बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा उन दोनों के बीच और कुछ नहीं था। रीचा को लव वगैरह में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं थे, पर जय को रीचा बहुत ही अच्छी लगती थी। वैसे तो दोनों सेकंड सेमेस्टर में थे। फर्स्ट सेमेस्टर में ही दोनों एक दूसरे से मिले और अच्छे दोस्त बन गए। रीचा जल्दी किसी से भी दोस्ती नहीं करती थी, पर जय कॉलेज के सभी लड़कों से थोड़ा अलग था। जय को लड़कियां और लव में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थे, पर रीचा से मिलने के बाद उन दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। जैसे जय को सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट था, वैसे ही रीचा को भी, इसलिए उन दोनों की दोस्ती जल्दी ही जम गई। रीचा ने पूरे कॉलेज के लड़कों में सिर्फ जय से ही दोस्ती की थी। जय ने भी लड़कियों में सिर्फ रीचा से ही दोस्ती किया था। दोनों का एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ाई करना अच्छा लगता था। आज बहुत दिनों बाद वो दोनों एक दूसरे से मिले थे। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश थे। उन दोनों को एक साथ देखकर कॉलेज के बहुत सारे लड़के और लड़कियां जल उठती थी, पर उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। रीचा और जय कॉलेज के अंदर ग्राउंड में थे, आपस में बातें करते हुए आ रहे थे। तभी अचानक रीचा एक लड़की से टकरा गई। वो लड़की भी जल्दी जल्दी आ रही थी। रीचा जय से बातें करते हुए जा रही थी, तभी वो आकर रीचा से टकरा गई और अचानक से उसके बैग हाथों से फिसलकर नीचे गिर पड़े। इन सॉरी, गलती से हो गया। रीचा उसे माफी मांगते हुए उसका बैग उठाने के लिए नीचे झुकी। रीचा की गलती नहीं थी, फिर भी वो उस लड़की से सॉरी बोली। वो लड़की जवाब में गुस्से से रीचा को धक्का दे दी और उस पर चिल्ला पड़ी, जस्ट शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? नैनी राठौर। अभी के अभी तुम्हारा काम तमाम करवा सकती हूँ। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नैनी थी, जिसका एडमिशन रीचा के कॉलेज में हुआ था। नैनी पहले से गुस्से में थी, उस पर से वो रीचा से टकरा गई और उसके बैग नीचे गिर पड़े। पास खड़े कुछ लड़के ये देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे, जिस पर नैनी का दिमाग घूम उठा। रीचा हैरानी से नैनी को घूर रही थी, तभी जय आकर उसे उठाया। रीचा तुम ठीक हो? हाँ जय मैं ठीक हूँ। जय आकर गुस्से से नैनी पर बरस पड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोस्त को धक्का देने की? चलो अभी के अभी माफी मांगो उसे। माफी और मैं? तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, इसलिए तुम इतना अकड़ दिखा रहे हो। मैं अगर चाहूँ तो अभी के अभी इस कॉलेज को खरीद सकती हूँ और तुम दोनों को धक्के मारकर इस कॉलेज से निकाल सकती हूँ, इसलिए मुझसे जरा बचकर रहना। कहते हुए नैनी वहाँ से जाने लगी। तभी जय गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से अपनी ओर खींचा। जय उसका दोनों हाथ पकड़ लिया और दीवार पर टिकाते हुए बोला, चलो माफी मांगो रीचा से। नहीं मांगूंगी। क्या कर लोगे? नैनी के इतना बोलते ही जय गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। ऐसे कैसे माफी नहीं मांगोगी तुम? अभी के अभी माफी मांग, वरना तू यहाँ से जा नहीं पाएगी। ये हमारा कॉलेज है, तू और तेरा खानदान चाहे लाख कोशिश कर ले, ये कॉलेज बिकने वाला नहीं है। अब चुपचाप माफी मांग रीचा से। जय गुस्से से उसे रीचा पैरों में धक्का देकर गिरा दिया। नैनी उसके पैरों में गिरी हुई थी, उसके तन बदन में जैसे चिंगारी सुलग रही थी। अचानक से वो उठी और जय को एक जोरदार थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी रीचा उसका हाथ पकड़ ली। जय पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना हाथ तोड़कर नाली में फेंक दूंगी। बहुत हो गए तुम्हारे नाटक, अब निकलो यहाँ से। तुम्हारी तरह हम लोग टाइम पास करने नहीं आते हैं कॉलेज में, हमारे लिए हमारा टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो जय। नैनी गुस्से उन दोनों को घूर रही थी, उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। बहुत पछताओगे तुम दोनों। तुम लोगों को नहीं पता कि तुमने किसे पंगा लिया है। मैं तुम दोनों का जीना हराम कर दूंगी। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी भी वक्त है, आकर मेरे पैरों में गिरकर माफी मांग लो, मैं बख्श दूंगी। नैनी की बातें सुनकर रीचा उसके पास आए और उसके आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम पर तरस आ रही है। पता नहीं तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ कैसे रहते हैं।
जस्ट शट अप, खबरदार जो मेरे फैमिली को घसीटा तो 2 कौड़ी की तुम्हारी औकात नहीं है। बड़े आए नैनी राठौर से पंगा लेने वाले। तुम्हें कोई बीमारी है क्या? हर बात पर अपने खानदान के रईसी बताने लगती हो। तुम्हारा खुद का तो कोई वजूद नहीं है। फैमिली तुम्हारे खर्च उठा रही है। तुम्हें अपनी फैमिली का एहसान मानना चाहिए, पर तुम हो कि उनके दिए हुए भीख को गर्व से हमें बता रही हो। तुमने कभी खुद से 10 पैसे भी कमाए हैं? वैसे तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि तुम 10 पैसे भी कमा सको, इसलिए हमें मत बताओ कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें कितनी मौतली भीख देती है। रीचा की बातें सुनकर नैनी गुस्से से बौखला उठी। चाय 105 सुहाना ने ज्वाइन किया। सुहाना एम्पायर। सुहाना अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी, तभी उसके दरवाजे पर किसी ने नाक किया। सुहाना अपनी नजरें उठाकर देखी तो जैकी था। अंदर आ जाओ। मैम, ये इलियाना गर्ग है जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है। ये कुछ दिनों तक हमारे साथ यही इसी घर में रहेगी। आप एक बार इनसे बातें करके देखें, शायद आपको अच्छा लगे। जैकी, मुझे कुछ टाइम अकेले रहना है, प्लीज तुम इन्हें लेकर बाहर जाओ। मैम प्लीज, ऐसे अकेले रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। आप एक बार इनसे बात करके तो देखें। आपको अच्छा ना लगे तो हमें बता दीजिएगा, हम दोबारा आपको फोर्स नहीं करेंगे इनसे बात करने के लिए। ठीक है, भेज दो। सुहाना की बातें सुनकर जैकी खुशी खुशी इलियाना जी को अंदर भेजा और खुद बाहर चला गया। इलियाना जी आकर उसके सामने बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुहाना नवीन राठौर है। यानी आप मैरिड है? जी। तो सुहाना जी, क्या आप मुझे बताएगी कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? आप हर वक्त अकेले रह रही हैं, किसी से कोई बात नहीं कर रही, हर वक्त गुमसुम रहती है। ऐसा क्या हुआ है आपके साथ जिसकी वजह से आप इतना खामोश हो गई? इलियाना की बातें सुनकर सुहाना कोई जवाब नहीं दी। उसकी नजरें फर्श की ओर थी, उसके होठों पर कोई जवाब नहीं था। देखो सुहाना, तुम मुझे अपनी दोस्त ही समझो और मुझसे अपनी परेशानी बताओ, एंड ट्रस्ट मी, ये सारी बातें हम दोनों के बीच ही रहेंगी। प्लीज बताओ मुझे। इलियाना, थैंक यू सो मच मेरी दोस्त बनने के लिए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरी लाइफ पूरी तरह से परेशानियों से भरी हुई है। कितनी परेशानी बताऊं आपको? आप सारी परेशानियां मुझसे बता सकती है, पर सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी खामोशी की वजह क्या है। इलियाना की बातें सुनकर सुहाना के आंखों से आंसू बहने लगे। मिस इलियाना, मेरी खामोशी की वजह मेरी फैमिली से दूर होना, ये है मेरी खामोशी की वजह। मैं अपने पति और अपनी फैमिली से दूर नहीं होना चाहती थी, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती मुझे यहाँ भेज दिया। ऐसा कुछ तो रीजन रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। हाँ, रीजन ये है कि नीति भाभी का मिसकैरेज मेरे वजह से हो गया। मैं अपनी बहन के मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और खुद को बार बार नुकसान पहुंचा रही थी। नीति भाभी ने मुझे बचाने के लिए खुद को नुकसान पहुंचा लिया। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया उनका। अच्छा, तो ये वजह रहा। सुहाना, आपकी नीति भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें कुछ गलती आपकी भी है, पर कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। आप उन बातों को भूल जाए। आपके हस्बैंड ने जो कुछ भी किया वो क्रिटिकल सिचुएशन की वजह से किया। आपको इन सब बातों को लेकर इतना उदास नहीं रहना चाहिए। आपको कुछ नई एक्टिविटी करना चाहिए जिसे आप खुद को बिजी रख सके, ताकि ये सारी बातें आपके माइंड में ना आए। वैसे आपने करियर के बारे में क्या सोचा? एक मौका आपको अपनी करियर पर देना चाहिए। पर कैसे इलियाना जी? मैं हमेशा से ही अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन करना चाहती थी। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं बिजनेस ज्वाइन करने ही वाली थी, तब तक मेरी जिंदगी ही बदल गई। इट्स ओके सुहाना, आप अभी ये सब कर सकती हैं, खुद का एक नाम और पहचान बना सकती है, पर उसके लिए तो ढेर सारे पैसों की जरूरत होती है। मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। मैम, बस आप बता दीजिए कि आपको ऑफिस कब से आना है। आपका न्यू ऑफिस आपका इंतजार कर रहा है। दरवाजे पर खड़ा जैकी मुस्कुराते हुए बोला। सुहाना उसकी बातें सुनकर हैरान थी। क्या मतलब? मतलब ये कि सुहाना एम्पायर रही है। बस आपको अपने इस नए प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना है, बाकी सारी चीजें वहाँ अवेलेबल है। आप अपना नए प्रोजेक्ट से अपनी एक नई पहचान बना सकती है, जो सिर्फ आपकी मेहनत की बदौलत होगा। पर ये सब कैसे हुआ, किसने किया? नवीन राठौर ने पहले से ही न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी कंपनी खरीद लिया और उसका नाम बदलकर सुहाना एम्पायर रख दिया, सिर्फ आपके लिए। आपको इस कंपनी को और भी ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। अब सब कुछ आपके हाथों में है। या तो आप इस कंपनी को ज्वाइन करके टॉप लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लीजिए, या फिर ज्वाइन न करके इसे डूबा दीजिए। वैसे भी नवीन सर ने 5000 ट्रिलियन तक इन्वेस्ट किया है। अब आप सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा। जैकी की बातें सुनकर सुहाना हैरान थी। नवीन ने ये सब कुछ उसके लिए अरेंज किया है। इतना सारा पैसा, अगर उसने ये कंपनी ज्वाइन नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नवीन राठौर सड़क पर आ जाएगा। ये सोचते हुए सुहाना उठ खड़ी हुई है। ठीक है जैकी, मैं इसे ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। सुहाना के मुंह से ये सुनकर जैकी और इलियाना दोनों के चेहरे पर खुशी आ गई।
आज से और अभी से सुहाना एम्पायर की सीईओ सुहाना नवीन राठौर, जैकी खुशी से चिल्लाया। उसकी आवाजें सुनकर बाकी सभी वहां आ गए। क्या हुआ जैकी? जस्सी, सुहाना मैम सुहाना एम्पायर ज्वाइन करने के लिए रही है। वाओ, कांग्रेचुलेशन मैम, आपने बहुत ही अच्छा किया ये डिसीजन लेकर। सुहाना उन सब की खुशी देखकर हल्का मुस्कुरा दी। इधर नवीन को जब ये पता चला कि सुहाना ने उसकी खरीदी हुई कंपनी ज्वाइन करने के लिए हाँ कह दिया है, तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद था। आई होप तुम अपने करियर को अच्छे डायरेक्शन में लेकर जाओ। तुम्हें मैं वो बनाना चाहता हूँ जिसकी ओर नजरें उठाकर देखने वाले की नजरें भी जल उठे। कोई भी तुमसे बदतमीजी करने से पहले 1000 बार सोचे। तुम्हें अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी है। मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा जहाँ तुम्हें मेरे सहारे की भी जरूरत न पड़े। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू सुहाना। ये सोचते हुए नवीन के होठों पर स्माइल आ गई। इधर शिखा और रेहा कॉलेज के लिए निकल रहे थे, तभी बंटी चुपके से उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगा। तभी एक कड़क आवाज बंटी और उन दोनों के कानों में भी गूंजी। बंटी, कहाँ जा रहे हो? ये आवाज सुनकर बंटी डरते हुए पीछे मुड़ा। मॉम आप